वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में ये चाहता है कि मेरा पिछला वर्ष कैसा भी गया हो लेकिन मेरा आने वाला साल कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होना चाहिए। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अभी एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने आपको बताया था भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार, जिसमें सभी 12 राशियों के लिए हमने गुरु और शनि को संबंधित बहुत ही खास चर्चाएं उसमें दी, जिसमें आप लोगों ने बहुत उसको देखा, सराहा और पसंद किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम राहु केतु के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि पूरे 2024 के अंदर राहु और केतु, जिसको हम कहते हैं मायावी राहु और मोक्षकारी केतु, कि जहां पर माया है, जहां पर धन है, जहां पर जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, अचानक से धन है या धन की अधिकता है, वहां पर राहु है। इसलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग इस कलयुग के अंदर ज़्यादा बुरे कर्म कर रहे हैं, ज़्यादा खराब स्थितियों में पड़े हुए हैं, वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और उनको देखकर एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि यार मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और मैं हमेशा परेशान हूँ। कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट उन लोगों के जीवन में ज़्यादा है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए ये कर्म की साइकिल है। जब ये चलती है तो जब उनके खराब कर्मों का नंबर आएगा तब उनको वो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए पेशेंस रख के ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र में काम करें। तो वही मोक्षकारी केतु, केतु को हम आध्यात्म से, योगा से, प्राणायाम से, दान धर्म से, समाधि से, अष्टांग योगों से, तो वहीं मोक्ष से जोड़ते हैं। उन्हीं राहु और केतु की संपूर्ण परिचय, संपूर्ण कहानी 2024 की, ये ग्रह उल्टे चलते हुए कहाँ गोचर करेंगे, किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे और उनका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होगा, यही मेरा आज का विषय है। इससे पहले भी मैं राहु केतु की चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन ये जानकारी उनसे बहुत ज़्यादा वृहद है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसलिए वीडियो 10-12 मिनट का होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको सारी चर्चा समझ में आ सके कि एग्जैक्टली राहु और केतु के साथ होने वाला क्या है। खास तौर पर अगर आपको किसी भी तरीके से राहु या केतु की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रही है आपकी कुंडली के अनुसार, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुख्य, बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसको लगन के लोग भी देख सकते हैं, यानी वृषभ राशि या वृषभ लगन दोनों ही लोग इसको देख सकते हैं। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास, बहुत ही रोचक जानकारी वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों के लिए, जिसमें हमारी संपूर्ण चर्चा राहु और केतु के लेकर होने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो पहली बार देखा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक करें, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता है अपने यारों, दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस जानकारी को देख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस मुख्य विषय की। वो मुख्य विषय है हमारा राहु को लेकर। राहु 2024 की शुरुआत में आपकी राशि से लाभ स्थान में जाता है। महर्षि पराशर जी कहते हैं कि राहु, सूर्य, मंगल, शनि और केतु ये स्वभाव में अशुभ है, इनका स्वभाव अशुभ ही है। ये प्लेनेट अगर राशि से 11th हाउस में जाते हैं तो कहा गया है त्रिषणाय भाव 3, 6, 11 में गया हुआ अशुभ ग्रह शुभ फलदायी होता है, क्योंकि अशुभ भावों में अशुभ ग्रह हो तो अच्छा है। खराब घर के अंदर शरीफ आदमी जाएगा तो वो प्रॉब्लम में फंसेगा, लेकिन खराब घर के अंदर कोई गुंडा, बदमाश या मैलेफिक प्लेनेट जाएगा तो वो उसको हैंडल करने में सक्षम है, क्योंकि वो घबराता नहीं है। इसलिए राहु और 11th हाउस में, तो 11th हाउस क्या है, गेन का है, यानी ये प्लेनेट आपको गेन देने के लिए आया, ये प्लेनेट आपको फायदा देने के लिए आया। इससे पहले आपकी राशि से 12वें घर में था राहु, इसने आपको यहाँ बहुत तकलीफ दी है, क्योंकि इसने यहाँ गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष भी बनाया, इसलिए फाइनेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स आपके पिछले समय में हुई थी। अब वो राहु 11th हाउस में, 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, वृद्धि का भाव है, प्राप्तियों का भाव है, कुछ जीवन में लेने का भाव है। और राहु वहां जाता है तो राहु की प्रवृत्ति भी है कि बढ़ चढ़ के किसी भूमिका को निभाना, देना, निर्भीकता आपके भीतर देता है, संपन्नता आपको देता है। आप डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, परिस्थिति से लड़ते हैं, जीतते हैं। आपने मन में कोई इच्छा कर ली कि मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो आप उसको पूर्ति करने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, और वहाँ से राहु आपको 11th हाउस में बैठकर अच्छे रिजल्ट भी देने लगता है। राहु 11th हाउस में है, 11th हाउस हाउस ऑफ गेन है, इसका मतलब आने वाला राहु यानी आने वाला 2024 बहुत मोटे प्रारूप में देखें तो वृद्धि का, लाभ का, तरक्की का, प्रमोशन का और प्राप्तियों का भाव है। राहु अगर 11th हाउस में बैठकर यहाँ दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब ट्रैवलिंग से आपको लाभ देगा,
यहाँ से संबंध बनाता है तो आनी आपकी शिक्षा से, विद्या से, बुद्धि से, निर्णय से लाभ देना, कभी कभी तो जुए, सट्टे, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से लाभ दे देता है। 7th हाउस पे भी दृष्टि पड़ रही है, इसके मतलब कहीं ना कहीं विवाह और वैवाहिक संबंधों को जोड़ने में भी सक्षम है, या दोनों चीजें हैं। स्वभाव में मेलेफिक है तो 7th हाउस पे अगर दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ मतभेद देने में सक्षम है, उसको कंट्रोल करें। लेकिन यह भी कहा जाता है कि राहु केतु का संबंध भी अगर 18 महीने में किसी एक भाव पर बन रहा है तो उस भाव से संबंधित कार्य भी पूर्ण होते हैं, जैसे विवाह या संतान, तो उस लिए भी राहु केतु है। अब राहु 11th में बैठ के पता लगा कि ठीक है, शुक्र आपकी राशि लगन का मालिक है, शुक्र के लिए राहु मित्र है, क्योंकि शुक्राचार्य ही हैं जिन्होंने राहु केतु को जन्म दिया। शुक्राचार्य ही हैं जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या से एक कटे हुए सर्प को एक राक्षस के धड़ से और निचले हिस्से से जोड़ दिया, जिससे 2 ग्रह या 2 छाया पिंड या 2 अशुभ ग्रह या 2 राक्षसी ग्रह उत्पन्न हुए, राहु और केतु। तो ये वो राहु है जो इस राशि लगन का परम मित्र है, उसके अनुसार चलता है, इसलिए राहु को धन, वैभव, सुख, संपन्नता के लिए जाना जाता है। अब राहु को बारीकी से समझो कि राहु 1 जनवरी से 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा। रेवती नक्षत्र क्या है? काल पुरुष का अंतिम नक्षत्र है। अंतिम राशि है काल पुरुष की कौन सी? मीन राशि। उसी का अंतिम नक्षत्र कौन सा है? रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र यानी मोक्षकारी नक्षत्र, संपन्नता का नक्षत्र, जीवन में अधूरे कार्य पूरे करने का नक्षत्र, क्योंकि यह अंतिम पड़ाव है। तो इसको कहते हैं सुख, समृद्धि और संपन्नता का नक्षत्र रेवती नक्षत्र कहलाता है। अब यह रेवती नक्षत्र में राहु गया है, और यह रेवती नक्षत्र किसका नक्षत्र है? बुध का नक्षत्र है। यानी राहु रेवती नक्षत्र में बैठकर संपन्नता, सुख, समृद्धि दे रहा है, तो वो बुध के नक्षत्र में भी है। और बुध कौन है? दूसरे और 5वें घर का मालिक। यानी राहु यहाँ बैठकर धनकारी, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दूसरे घर का मालिक कौन है? बुध है। वो धन देता है। पंचम भाव क्या है? विद्या, बुद्धि, शिक्षा देता है। यानी शुरुआती 1 जनवरी से 8 जुलाई का समय आपके लिए धन के लिए, प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए, आमदनी के लिए, फायदे के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, तो वहीं शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए शुभ है। आपको जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए शुभ है, संतान के लिए शुभ है। यानी आप ये देखिए, एक तो राहु का ट्रांजिट रेवती नक्षत्र में जाने का फल क्या है, और वो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, उसका क्या फल है। इन तीनों को मिलाकर अगर देखें तो शुरुआती समय राहु के कंट्रोल में है, पॉजिटिव स्थिति को दिखाता है। तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ से पता लगी। उसके बाद ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि उल्टे चलते हैं, फिर ये शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। शनि आपके लिए कौन है? सबसे पहले तो शनि योग कारक है। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, कि लगातार वो प्लेनेट आपके लिए बेहतर हो रहा है। पहले वो बुध के नक्षत्र में जा रहा है, फिर वो उल्टा गति चलते हुए शनि के नक्षत्र में आ रहा है। ये शनि कौन है? योग कारक है। ये शनि वर्ष 2024 में 10th हाउस में रहेंगे। यानी राहु का भाग्य और कर्म से संबंध बना। यह स्थिति भाग्य के लिए अच्छी, धर्म धार्मिक कार्यों के लिए अच्छी, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी। तो प्रोफेशनली मैं शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि 11th हाउस है, हाउस ऑफ गेन है। गेन मिलेगा कहाँ से? कर्म करने से गेन मिलेगा, नौकरी करने से गेन मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ यानी कहीं ना कहीं व्यापार करने से आपको गेन मिलेगा। लेकिन यह कहा जाता है कि जब राहु शनि के नक्षत्र में आता है तो शनि कहते हैं भाई मेरा काम तो देखो कर्म करने का है, आप यहाँ आए हो, आप मुझे कर्म से गेन दो। तो भाई राहु का शनि के नक्षत्र में जाना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अदरवाइज गुड फॉर वर्क, गुड फॉर वेल्थ। ये दोनों तरीके से प्रोफेशनली और इकोनॉमिकली बेहतरीन साउंड करता है, अच्छा दिखाई देता है। यानी राहु में कोई भी कमी किसी भी तरीके की नहीं है, खास तौर पे 2024 के अंदर। अब हम केतु को समझते हैं। हमने देखा कि केतु पंचम भाव में है। पंचम भाव किसका है? विद्या का, बुद्धि का, शिक्षा का और संतान का। हमने कहा भी राहु केतु अक्ष यहाँ से बना हुआ है, यानी ये समय आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए अच्छा है। अब पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है, अगर वहाँ केतु होता है तो कभी कभी इस दौरान व्यक्ति क्या है, धर्म कर्म के कुछ कार्य करने शुरू कर देता। फॉर एग्जाम्पल उसने सोचा मुझे अब रामायण का पाठ करना चाहिए, मैं अब रामचरितमानस पढ़ूंगा, मुझे गीता पढ़नी चाहिए, मैं अपने दिन में रोजाना कुछ ना कुछ समय पूजा पाठ, दान धर्म के लिए निकालूंगा, मुझे ज्योतिष सीखना है, मुझे कुछ नैनो टेक्नोलॉजी सीखनी, क्योंकि केतु क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी है। केतु पंचम भाव में तो कुछ सिखाने के लिए आया है। आपने योगा में एडमिशन ले लिया, प्राणायाम का कोर्स कर लिया, या आप न्यूचुरोपैथी में चले गए, आप आयुर्वेद के अंदर चले गए, आप नैनो टेक्नोलॉजी सीखने शुरू हो गए, आपने कोई लैंग्वेज कोर्स सीख लिया।
यानी सीखने का कर्ज है। इवन ये हर किसी पे अप्लाई होता है कि 5th हाउस में केतु आ गया, उम्र 60 साल है तो भी कुछ ना सीख रहे हैं, उम्र 20 साल है तो भी सीख रहे हैं, उम्र 40 साल है, कुछ सीखने के लिए नया जोर लगाना, कुछ नया एडमिशन लेना। किसी के मन में आया मैं स्टॉक मार्केट सीख लूँ, हाँ ये सर पंचम भाव है ही बुद्धि का, स्टॉक मार्केट का भाव 5वां भाव भी तो है, तो हम 5वें भाव से संबंधित स्थितियों को सीखना चाह रहे हैं। यानी कुछ सीखने के लिए ये समय बहुत बढ़िया आपके लिए। केतु का यहाँ से बैठ के 9th हाउस से कनेक्शन है, जिसको मैंने कहा धर्म कर्म दान पुण्यों के कार्यों के लिए शुभ, क्योंकि केतु आध्यात्मिक है, केतु मोक्षकारी है। यहाँ से आत्मा का प्रवेश होता है, यहाँ पर हम जीवन बिताते हैं और यहाँ से होता है आत्मा का निकास। और केतु का 9th और 5th से संबंध बना हुआ है। इसका मतलब इस दौरान कुछ धर्म धार्मिक कार्य कुछ बेहतर होने वाला है, जिसमें आपको लगेगा मेरा जन्म एग्जैक्टली इसी चीज के लिए हुआ है, मैं जीवन में इन्हीं कार्यों को पूर्ण करने के लिए आऊँ। यहाँ से आपको आभास होने शुरू हो जाएंगे। ये पंचम का केतु कहलाता है। वो बुध की राशि में है, वो बुध की कन्या राशि है। यानी आप मेहनत करके किसी चीज को सीखते हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। केतु का 11th हाउस से भी संबंध है, केतु का राशि से भी, राशि लगन पे भी दृष्टि है, यानी धर्म कर्म के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझो। पहले ये मंगल के नक्षत्र में जाता है। अब चित्रा नक्षत्र 1 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक चलेगा, क्योंकि केतु उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो पहले ही आएंगे चित्रा नक्षत्र के अंदर। चित्रा नक्षत्र किसका है? मंगल का नक्षत्र है। जब तक ये मंगल के नक्षत्र में रहे और पंचम भाव में रहे, आपको क्या करना है? आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि कहा जाता है कुजवत केतु, मंगल और केतु दोनों मिलकर एक जैसा ही स्वभाव करते हैं। और पंचम भाव क्या है? तीव्र बुद्धि का भाव है, तो तीव्र बुद्धि में क्रोध आ सकता है। तो क्रोध और एग्रेशन से आपको यहाँ इस दौरान बचने की जरूरत है। अदरवाइज केतु को अगर सामान्य रखोगे, सौम्य रखोगे, काम में ध्यान लगे रहोगे, एग्रेशन से बचोगे, क्रोध चिड़चिड़ाहट से बचोगे, तो अपने आप ही केतु आपके लिए शुभ रिजल्ट भी देगा। उसके बाद ये आता है चंद्रमा के नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र। हस्त मतलब हाथ, कुछ ऐसा सीखना, कुछ ऐसा करना, किसी ऐसे कार्यकला क्रियाकलाप में पूर्ण होना हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र निपुणता को दिखाता है। हस्त नक्षत्र जीवन में दिखाता है किसी भी कार्य की निपुणता और संपन्नता को। और चंद्रमा आपकी राशि के 3रे घर के मालिक है। मैंने शुरू से ही कहा कि पंचम का केतु कुछ सीखने सिखाने के लिए आया है। हो सकता है आप हाथों से संबंधित कोई चीज सीखना शुरू कर दें, कोई बारीक चीजें कि जी मैंने इस दौरान मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली, मैंने इस दौरान कोई लैंग्वेज कोर्स सीख लिया, या मैंने किसी पार्ट्स को सीख लिया। आजकल तो रोबोटिक इंजीनियरिंग भी लोग बाग ऐसे कोर्स करते हैं जो बारीक से बारीक चीज़ों को सीखते हैं। तो उसको सीखना और सीख कर अप्लाई करना भी यहाँ हस्त नक्षत्र में दिखाई देता है। फिर ये आते हैं सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य आपके लिए क्या है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। 9 सितंबर को ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य क्या? चतुर्देश है। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का। तो इस दौरान इनसे संबंधित सुख की स्थितियां भी हमें दिखाई देती हैं केतु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी कहीं ना कहीं जीवन के अंदर संपन्नता का नक्षत्र है। इसके मालिक सूर्य है। यह भी नक्षत्र कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है, एक उदय का नक्षत्र माना जाता है, तो उस हिसाब से ये नक्षत्र भी ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें और गाइड करना चाहिए कि केतु कौन है? वो इन 3 नक्षत्रों में जाता है। वो तीनों नक्षत्र किसके हैं? सूर्य के, चंद्र के और मंगल के। अब केतु के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों मित्र नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 5th हाउस में अगर केतु है, उसको जैसे चलाओगे वो वैसे फल देगा। आप अगर सही गाइडेंस में जा रहे हो तो वो सूर्य, चंद्र, मंगल मिलकर उसे हेल्प करेंगे, और अगर आप गलत नहा पे जा रहे हो तो वही प्लेनेट नेगेटिव भी हो जाएंगे। यानी 5th हाउस का बहुत बड़ा रोल है, बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में आपको ले जाना। जितना पॉजिटिव में ले जाओगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतना वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 5th हाउस में केतु बुद्धि की राशि में हो तो मैं क्या कहता हूँ भाई, कम से कम बुधवार विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर कर लिया करो। रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर लिया करो, यह आपके लिए बहुत बेहतर है। तो कुल मिलाकर अगर स्थितियों को देखें भी, राहु को मैंने आपको बताया कि भी राहु आपका 11th हाउस में है और राहु बृहस्पति की राशि में, और 1 मई को बृहस्पति यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिए राहु तो गेंद से जुड़ा हुआ प्लेनेट है, राहु से बढ़िया आपके लिए क्या होगा? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए है।
जिसमें राहु के बारे में तो बहुत ही पॉजिटिव है। केतु की क्या सावधानी रखनी है वो आपको करनी है। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, चिंतित नहीं होना, टारगेट पे रहना है। और फिर देखिए आपको वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों, आपके लिए राहु केतु फेवरेबल हैं और फेवर में खड़े भी आपके हो जाएंगे। तो ये थी एक बहुत विशेष जानकारी वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों के लिए राहु केतु के संपूर्ण परिचय को लेकर। जय श्री राम।